हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजय एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। हम यूट्यूब पर हैं और अब आप आज बात करेंगे एसएससी सीपीओज एग्जाम के टीयर 1 का ही पेपर है, लेकिन इस बार शिफ्ट 2 का है जो कि 3/10/2023 को हुआ। तो इसके एनालिसिस पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें उसने बोला था कि सेंटेंस में कोई स्पेलिंग एरर है, आपको वो ढूंढना है। तो देखिए, सेंटेंसेस तो बहुत सारे दे रखे हैं उसने। ए पार्ट, ए बी सी डी, 4 सेंटेंस है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ई ऑप्शन थे। और क्वेश्चंस के लिए उसने यहां पे लिखी हुई है चीज, और बोला सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज ए स्पेलिंग एरर। अब ये जो सेंटेंस है, देखिए भाई, इसमें जो गलती है वो गलती जुड़ी हुई है इस शब्द के साथ। ये तो वर्ड डिसएमिनेट है, DISS, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था आई, तो DISSI ये लिखा हुआ था यहाँ पे, जबकि आंसर जो बनना चाहिए था वो डिसएमिनेट होना चाहिए था, ये वाले आई की जगह ई था। ठीक, वर्ड लेकिन बड़ा अच्छा है। इस वर्ड को अगर आपको याद रखना है तो डिस का जो सेंस है वो सेपरेट करने का सेंस है। डिस का मतलब अलग करना, सेपरेट करना। और सेमिना जो वर्ड है इसका मतलब ध्यान रखिएगा किस चीज से, सीड है ना। तो कहने का अर्थ है डिसेमिनेट में किस चीज का, स्प्रेड करने का। स्प्रेड मतलब फैलाना, स्प्रेड कर रहे हो उस चीज को, फैला रहे हो आप उस चीज को। तो डिसेमिनेट का मतलब है चीजों को आप जब आप बीज लगाते हो तो अलग 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 जगह पे जब बीज लगा रहे हो तो चीज क्या होगी, फिर फैलनी शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप इस शब्द को अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा शब्द है, कभी ना कभी एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट वर्ड का क्या बताइए, एंटोनिम बताइए। और ऑप्शन उसने दिया सेंटेंस में से चूज करने के लिए। तो उसने बोला द स्वीट मेलोडियस सिम्फनी ऑफ द पियानो। द स्वीट मेलोडियस सिम्फनी ऑफ द पियानो फिल्ड द रूम ट्रांसपोर्टिंग द लिसनर्स टू ए वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड इमोशन। तो इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कह रहा है भाई, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो सिम्फनी है, यानी उसका जो म्यूजिक निकल के आ रहा है वो कैसा है, मेलोडियस है। और मेलोडियस में जो सेंस है वो किस चीज का है, वो स्वीट का है ना। तो मेलोडियस वर्ड के अंदर, यानी ऑप्शन यहां पे रखा हुआ उसने, एक सेकंड, ये वर्ड मेलोडियस, और मेलोडियस का मतलब क्या रखा हुआ है, स्वीट का सेंस रखा हुआ है। ट्रांसपोर्टिंग का सेंस होता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। इमोशन में आपके भावनाओं की बात हो रही होती है, और फील्ड में भरने का भाव है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्कॉर्डेंट। तो देखिए भाई, अगर आपको डिस्कॉर्डेंट वर्ड याद रखना है तो डिसकॉर्डेंट का मतलब सिंपल भाषा में क्या है, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब है कि भाई दो जो चीजें हैं या तीन चीजें, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, व्हाटएवर इट इज, लेकिन उनके बीच में किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं है, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है। अब इस वर्ड के ऑपोजिट के रूप में अगर तुम इस सेंटेंस में ढूंढोगे तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा बना, मेलोडियस। क्योंकि मेलोडियस का जो सेंस है वो किस चीज का है, स्वीट का है ना। स्वीट का सेंस जब लेके चल रहा है तो डिस्कॉर्डेंट का सबसे ऑपोजिट ऑप्शन के रूप में देखने वाला शब्द कौन सा हो गया, मेलोडियस। पर ध्यान रखें, आंसर तो ये बन गया ये, लेकिन आपके पेपर के अंदर बहुत बार साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के सेक्शन में बहुत बार पूछा जाता है। सिनोनिम के रूप में रखा होता है इसका शब्द कौन सा, ये वाला मेलीफ्लुअस, ये वर्ड बहुत देखने को मिलता है। डलसेट, ये वर्ड भी बहुत देखने को मिलता है। ये दोनों वर्ड आपको मेलोडियस के सिनोनिम के आसपास दिख जाएंगे, जिसमें दोनों का जो सेंस है वो किस चीज का है, द साउंड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज वेरी स्वीट एंड विच यू एंजॉय लिसनिंग टू। सुनने में वो चीज बहुत अच्छी लगती है। इस चीज को वो इन 2 शब्दों के माध्यम से आपको दर्शा रहा होता है। तो अगर हम डिस्कॉर्डेंट वर्ड को ध्यान रखेंगे, मेलोडियस, और इसी डिस्कॉर्डेंट वर्ड का जो उल्टा है जनरली पेपर के अंदर, जनरली अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या है, अग्रीमेंट। तो ये वर्ड है। और अगर इसका रूट को समझना चाहते हो तो रूट जुड़ा हुआ है कॉर्ड यानी कर्ड से। कर्ड का सेंस है हार्ट का, और हार्ट का जो रेफरेंस लेके चलता है वो ये लेके चलता है कि भाई देखिए, अगर आप
भावनात्मक रूप से या इमोशनली उस व्यक्ति से सहमत होंगे या कनेक्ट होंगे, तो फिर आप हर तरीके से उसकी बात को समझ पाएंगे और उसकी बात को रिलेट करते हुए उसकी साथ काम करेंगे, उसके विरोध में काम नहीं करेंगे। प्रॉब्ली कुड बी दैट कुड बी सेंस, बट इसका जो रूट सेंस है वो यही है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक, तो उसने बोला मेरे को एंटोनिम बताइए गिवन वर्ड का। वर्ड हमारा है रिजॉइंडर। रिजॉइंडर का जो सेंस है वो होता है कि आपने एक क्विक रिप्लाई दिया, इट्स अ क्विक रिप्लाई। लेकिन ये बहुत ही मतलब किसी को हो सकता है इरिटेट करने के लिए भी हो सकता है, किसी को मजाकिया के स्वरूप में कहा हुआ एक तुरंत रिप्लाई है, ये उस सेंस में काम कर लेता है। तो रिजॉइंडर का सेंस ऐसा देखिएगा, क्विक रिप्लाई तो है पर मजाक में एकदम से आपने एकदम बात बोल दी तुरंत पलट कर, ऐसा सेंस दिख सकता है। तो अब तुम्हारे पास उसने बोला एंटोनिम ढूंढना है और इन 4 में से आपको आंसर बनाना है। तो देखिए ये तो रिप्लाई ही है, तो ये तो हट जाएगा ऑप्शन, इसको हटा दीजिए। अब बचे 3, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑर्डिनरी का मतलब होता है समथिंग विच इज कॉमन इन नेचर, आम तौर से जो देखने को मिल जाती है चीज, यानी यूनिक का ऑपोजिट समझ सकते हैं आप। तो ऑर्डिनरी आमतौर से दिखने वाली चीज। रिक्वेस्ट और एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट में सेंस किस चीज का है? तेज तेज चलने का, तेज 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 प्रोसेस को बढ़ा रहे हो, वो एक्सपेडाइट करने का सेंस है। और रिक्वेस्ट करने का मतलब है आप किसी से कोई चीज मांग रहे हो, वो रिक्वेस्ट करने का सेंस है। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन इन 4 में से बनाने के लिए, हमने 2 तो एलिमिनेट कर दिए, 2 रह गए। अब इन 2 में से अगर तुम आंसर ढूंढोगे तो आंसर कौन सा बनेगा भाई बताओ? रिजॉइंडर क्या बन गया? रिप्लाई, क्विक रिप्लाई। पलट कर आप किसी को मजाक के रूप में या कटाक्ष मारने के रूप में शब्द बोल रहे हो तो उससे उल्टा क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट करना हो जाएगा, एक्सपेडाइट नहीं होगा। सिंपल सा आंसर था, बढ़िया वर्ड है, ध्यान रखिएगा, रिजॉइंडर। Select the most appropriate idiom to fill in the blank. I think we should dash before buying this car. ठीक है भाई, 4 ऑप्शन है। Eat like a horse, पहला ऑप्शन eat like a horse, get off our high horse, hold our horses, step to change horses, stop to change horses, sorry। Eat like a horse का जो सेंस है इस शब्द का, eat like a horse, इसका मतलब है आदमी कैसा है? बहुत भूखा है, बहुत ही भूखड़ है, बहुत ज्यादा खाना खाता है, ईट्स टू मच, बहुत ज्यादा खाना खाने वाला, ईट्स टू मच, पेटू है ये, ग्लटन है ये, भुक्कड़, ठीक, बहुत ज्यादा खाना खाता है। गेट ऑफ योर आर हाई हॉर्स। देखिए इसकी डेफिनेशन अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, किसी से बात करना आपने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आप अपने आप को सुपीरियर मानते हो उसकी तुलना में। कहने का मतलब, सुपीरियर का मतलब है आप अपने आप को ज्यादा बेहतर मानते हैं दूसरे वाले व्यक्ति की तुलना में, इसलिए आपने कहा कि भैया देखो तुम मेरे स्तर के आदमी हो नहीं, मेरे बराबर के आदमी हो नहीं, इसलिए मेरे साथ तुम्हारी बात करोगे भी तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं तो मैं तुमसे इसलिए बात करना ही पसंद नहीं करूंगा। तो गेट ऑफ योर हॉर्स का मतलब ऐसा आदमी होगा जो बहुत घमंडी आदमी होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं ज्यादा बेहतर हूं, ठीक, ज्यादा बेहतर मानता है अपने आप को। होल्ड आर हॉर्सेस, होल्ड आर हॉर्सेस का मतलब है सिंपल भाषा में कंट्रोल करना। घोड़े की लगाम होती है, घोड़े की लगाम क्या करती है? कंट्रोल करती है उसको, जो उसकी रेन होती है उसको कंट्रोल करती है। तो होल्ड आर हॉर्सेस में कंट्रोल करने का सेंस है। और स्टॉप टू चेंज हॉर्सेस, इसका सेंस कुछ है नहीं। अब ये 3 ऑप्शन देखिए, तो कह रहा है आई थिंक वी शुड डैश बिफोर बाइंग। सेंटेंस में दिया उसने हिंट, क्या दिया उसने? आई थिंक, कह रहा है मुझे लगता है कि आई थिंक वी शुड, हमें ऐसा करना चाहिए। शुड के साथ लगाएगा क्या? ये वाली बात कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए। तो आई थिंक वी शुड डैश बिफोर बाइंग दिस कार, तो इस कार के खरीदने से पहले हमें बहुत सारा खाना खाना चाहिए। डजंट मेक सेंस यार, हटाओ इसको। गेट ऑफ, मैं बात करना बंद कर दूंगा, नहीं होना चाहिए। होल्ड आर हॉर्सेस, आंसर क्या बन जाएगा? हमें क्या करना चाहिए? एक बार के लिए धैर्य रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। धैर्य रखें, सब्र रखें, तब हम देखेंगे गाड़ी हमें खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, उसके बारे में सोच विचार के काम करेंगे। चलिए अगला आपका है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। अब 1 वर्ड पूछना चाह रहा है वो आपसे, और कह रहा है कि मेरे पास जो वर्ड है, मतलब जो कंडीशन है वो ये है,
अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि भगवान का जो अस्तित्व है वो नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बड़ा बेसिक शब्द है जिसको हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। नास्तिक वो व्यक्ति है जिसको भगवान पर भरोसा नहीं होता है, नास्तिक की बात करता है। अब देखिए, जो ये हेडनोस्टिक है और ये एपिक्योरियन है, ये एपिक्योरियन और हेडनोस्टिक ऐसे लोग हैं जो दोनों ही प्लेजर की बात करते हैं कि ये हमें क्या एंजॉय करना है, हमें जिंदगी जीनी है। वो जिंदगी जीते हैं, वो ज्यादा परेशान होते नहीं हैं और वो सिर्फ एक ही चीज में करते हैं, भोग करने के भाव में दिमाग रखते हैं अपना। सो दे एंजॉय फिजिकल मटीरियल प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। भौतिक सांसारिक सुखों की बात करते हुए ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो हेडोनोस्टिक और एपिक्योर ये हटा दीजिए। अब बचे ये दो, एथीस्ट और फेनेटिक। फेनेटिक आदमी होता है ऐसा आदमी जिसकी सोच बहुत ही कट्टर होती है, इसकी सोच को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके आगे कई बार हम देखते हैं ऐसा लिखा हुआ, कट्टर सोच वाला व्यक्ति, क्योंकि इसकी सोच को आप बदल नहीं सकते, बहुत ही स्टॉइक नेचर का है। मतलब स्टॉइक नहीं बोलना चाहिए, स्टॉइक ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ ज्यादा अच्छा वर्ड क्या दिखेगा? जियोल्ट। ये जियोल्ट वर्ड आपको बहुत बार दिख जाएगा फेनेटिक वर्ड के साथ, ध्यान रखिएगा। कट्टर सोच वाले व्यक्तियों के लिए बहुत बार हमें देखने को मिलता है जियोल्ट, ZEALOT। और अगर हम देखें फेनेटिक के रेफरेंस में बात करते हुए, तो बहुत बार इसके सिनोनिम के रूप में एक वर्ड मिल जाता है हमें, शॉविनिस्ट। सिनोनिम की तरह शॉविनिस्ट आदमी होता है, शॉविनिस्ट हो गया। और दूसरा वर्ड मिल जाता है हमें बहुत बार इसके साथ साथ, डॉगमैटिक। डॉगमैटिक आदमी भी ऐसा होता है जिसकी सोच बहुत कट्टर होती है। तो फेनेटिक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच को बदलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, उसका किसी चीज के प्रति समर्पण इतना ज्यादा है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एथीस्ट की। तो इस एथीस्ट वर्ड को अगर हम देखेंगे तो ये वो व्यक्ति है जो भगवान के अस्तित्व पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। एथीस्ट वर्ड अगर हम देखें तो ये बना किससे है? थीस्ट। ये जो थीस्ट है ये बना है थियोस, जहां पे थियोस का मतलब होता है भगवान, और यहां पर रखा हुआ ये जो ए है, ये इसको बना रहा है नेगेटिव सेंस। तो कह रहा है भगवान पर भरोसा नहीं रखने वाला, तो कौन बन गया? एथीस्ट। और ऐसे ही अगर आप इसमें ए हटा दें और केवल थीस्ट बोलेंगे तो बन जाएगा आस्तिक, जिसको भगवान पर भरोसा है। ठीक, तो एथीस्ट वर्ड ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ए नेगेटिव है, थीस्ट थियोस, थियोस का मतलब भगवान। ठीक, चलिए हमारा आंसर फिर कौन सा हो गया? हमारा आंसर बन गया सेकंड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड बनाना है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में जाकर क्या हो गया? सेटल हो गया, वहां जाके रहने लगा। तो ट्रैवलर तो देखिए सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ये तो घुमक्कड़ घूमने वाले लोग हैं। रेजिडेंट तो रहने के सेंस में काम करेगा। रेफ्यूजी और इमिग्रेंट, अब ये अगर आप वर्ड देखें तो ये मिग्रेंट को देखें तो ये जो माइग्रेंट वर्ड होते हैं ना, माइग्रेंट वर्ड आपने देखा होगा। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके पहुंच जाता है, वहां पे रह रहा है। और इमिग्रेंट वो आदमी होता है वो दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो रहा है। रेफ्यूजी शरणार्थी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बहुत लोग? किसी जगह में जाकर उन्होंने क्या ली? शरण ले ली। हो सकता है कि वो वहां पर किसी मुश्किल की वजह से पहुंचे हो जिसकी वजह से उन्हें वहां रहना पड़ रहा हो। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आपसे बोलूं तो टिबेटियंस हमारे देश में जब आए तो वो रेफ्यूजी की तरह देख रहा है, क्योंकि वो अपने देश को छोड़कर मजबूरी वर्ष उन्हें यहाँ पर हमें पनाह लेने के लिए हमारे देश में आए और हमारे देश में रह रहे हैं अभी वो, है ना। एग्जाम्पल के रूप में स्वरूप में बात करी जा सकती है। रेफ्यूजी का सेंस कुछ इस तरह समझिए, तो इसलिए हिंदी बोलता है शरणार्थी लोग, ऐसा सेंस बोलता है उस चीज को। तो अब तुम्हारे पास चार ऑप्शन थे, इनमें से इमिग्रेंट सबसे बढ़िया ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि इमिग्रेंट का मतलब ही है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में आकर रह रहा है लीगली। ये लीगली आके रह रहे हैं और ये जब चाहे तो वहां से आराम से जा भी सकते हैं। गांधी जी कंसिडर्ड अनटचेबिलिटी टू बी वन ऑफ इंडियाज मेजर सोशल इल्स। इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है कि भाई इसमें से कौन सी गलती है। तो अगर आप देखें चार ऑप्शन है, अनटचेबिलिटी, मेजर, सोशल और
कंसीडर्ड। तो इन चारों में से सबसे आसान ऑप्शन अगर हम देखें तो, वैसे जो क्वेश्चन था वो वास्तविकता में क्या है, ये नहीं है। क्वेश्चन वास्तविकता में है, ये दे रखा था, ये दे रखा था। सही स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी, क्वेश्चन का ऑप्शन ये है। तो ऐसा देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जबकि होना क्या चाहिए था, कंसिडर्ड होना यही चाहिए था। तो ऑप्शन तीसरा हमारा ये बन रहा था। The following sentence has been divided into two parts. One of them may contain an error. Error spotting का क्वेश्चन है। तो I wanted to buy a candle holder, but the store didn't have one. अब देखिए, I wanted के साथ आ गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। want के साथ आप टू प्लस इवन लगा सकते हो। तो I wanted to buy a candle holder। अब कैंडल होल्डर हो गया एक वचन संख्यावाचक संज्ञा, और इसके साथ काम कर रहा है इंडेफिनिट आर्टिकल ए। बट ये हो गया कंजंक्शन। बट द स्टोर डिडंट हैव वन, कि भाई मेरे को तो एक कैंडल होल्डर चाहिए था, बट की हिंदी होगी लेकिन, और ये जो काम कर रहा है कंजंक्शन का है, और बट जब कंजंक्शन की तरह काम करता है तो ये दो वाक्यों के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। यानी कॉन्ट्रास्ट से मेरा मतलब है विरोध दिखाता है, डिफरेंस दिखाता है। और डिफरेंस दिखता है, कैंडल खरीदी थी लेकिन स्टोर के पास तो क्या नहीं था, कैंडल होल्डर था ही नहीं। डिडंट हैव वन, द स्टोर डिड नॉट हैव, और ये वन, वन यहां पे एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, जो रिप्लेस कर रहा है किस चीज को, इस पूरे शब्द को, कैंडल होल्डर को। तो ग्रामेटिकली सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और उसने बोला आई गॉट अ केक, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, नो एरर। इसमें कोई समस्या नहीं दिखती हमें ग्रामेटिकली सेंटेंस में। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, और हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक, तो यर्न, मेरीमेंट, जेनिथ, और वर्ड है मिनिएचर। वर्ड क्या होना चाहिए था, मिनिएचर, ATURE, मतलब किसी चीज का छोटा फॉर्म, छोटा सा स्वरूप हो चुका, वो मिनिएचर है। अच्छा देखिए, ये जो वर्ड है ना जेनिथ, ये पेपर में बहुत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, यानी तुम्हारी और मेरी भाषा में सिंपल में क्या पकड़ता है, चोटी। हिंदी में बोलेगा चोटी है, तो ये पीक की बात करता है। तो पीक, जेनिथ, एक्मे, पिनाकल, एपोजी। तो जेनिथ, पीक, एक्मे, पिनाकल, एपोजी, टॉप, ये सब जो शब्द हैं ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। ये बहुत कॉमन शब्द हैं जो एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सीपीओस का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे बैंकिंग का पेपर हो। कॉमन वर्ड्स हैं जो किसके लिए काम कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। यर्न का मतलब होता है किसी चीज की तीव्र इच्छा हो रही है आपको, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा है, वो यर्न करने का मतलब है। और मेरीमेंट में एंजॉयमेंट का सेंस होता है। तो वर्ड भी ध्यान रखिएगा, मीनिंग आपके बड़े काम आएंगे वाले, बहुत मदद करते हैं एग्जाम में ये। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ स्पीच फॉर एन अपकमिंग फंक्शन, सेलेक्ट ए सिनोनिम। आपको ढूंढना है एक सिनोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन इन द सेंटेंस। इसमें से ढूंढना है। चलिए आइए। इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में ग्रेटली एलिविएट ट्रैफिक। कह रहा है अगर ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था यानी यातायात की व्यवस्था कैसी होगी, कारगर होगी, इफेक्टिव होगी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अगर अच्छा होगा, में ग्रेटली एलिविएट, एलिविएट करने का मतलब होता है कम करने का सेंस, कम। ठीक, कैसे याद रखोगे एलिविएट को, हाउ विल यू रिमेंबर द वर्ड एलिविएट। देखो इसका रूट वर्ड लेवी, लेवी का मतलब होता है लाइट। अब लाइट का मतलब यहां पे प्रकाश नहीं है, हल्का। तो एलिविएट करने का मतलब है कम कर देगा वो चीज। क्या कम कर देगा, ट्रैफिक कंजेशन। कंजेशन का मतलब क्या होता है, नोज कंजेशन होता है ना, जब जुकाम होता है, कफ एंड कोल्ड होता है, तो नाक हमारी बंद हो गई, गला हमारा बंद हो गया। तो कंजेशन में किसी चीज का जो सेंस है वो किसी का चोक करने का, CHOKE, चोक। कंजेशन में सेंस अगर हम समझे तो किसका है, चोक कर दिया आपने किसी चीज को। एंड एनहांस, एनहांस करने का मतलब होता है बढ़ाना। इनहैबिटेंट्स, इक्वालिटी ऑफ लाइफ इन जनरल, वहां के रहने वाले लोगों की जिंदगी के जीने के स्तर में क्या होगी, बढ़ोतरी, और मतलब अच्छा हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगी अगर ट्रैफिक
की समस्याओं से क्या मिलेगा, निजात मिल जाएगा आपको, कहने का सेंस ऐसा। तो वर्ड हमारा कंजेशन है, कंजेशन के ऑप्शंस के रूप में आपको ढूंढना है सिनोनिम। तो देखिए वर्ड है ग्रिडलॉक, एम्पलीफिकेशन, लैक्सिटी, डाइवर्जन। ठीक, देखिए लैक्सिटी का मतलब तो है रिलैक्स करने का सेंस, लूज करने का सेंस। तो लैक्सिटी वर्ड को तुम रिलैक्स से याद रख सकते हो दिमाग में अपने, ताकि तुम्हें याद रहे कि इसका मतलब किधर लेके जा रहा था वो, है ना। रिलैक्स करने का सेंस से याद रख सकते हो शब्द को। और कहने का जो सेंस है वो जुड़ा हुआ है किस चीज से, ऐसा आदमी जो निग्लेक्टफुल नेचर का होता है, नजरअंदाज करता है चीजों को, लापरवाही करता है, तो लूज लूज नेचर का है। नेचर लूज नहीं है, कहने का मतलब अगर आपको वर्ड याद रखना है सिनोनिम की तरह, तो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही केयरलेस नेचर का दिखा देता है कई बार आपको, तो नेग्लिजेंट नेचर दिखा देता है। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, बड़ा करके दिखाना। ये देखिए ये हमने जो पहला पेपर एनालाइज किया था उसमें भी कहीं ना कहीं ये वर्ड आ रखा था। तो एम्पलीफिकेशन करने का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। हमने तब भी कहा था एम्पलीफायर से ध्यान रखिएगा इस चीज को, हमारे साउंड की वेवलेंथ को क्या करता है, बढ़ा देता है। डिवर्जन, डिवर्जन की बात करते हो तो देखिए भाई डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंट पर आकर दो रास्ते अलग अलग चले गए, वो डाइवर्ट करने का सेंस है। तो डाइवर्ट करने का मतलब हो गया आपके दो एक जगह पर जाकर कन्वर्ज नहीं हो रहे, बल्कि दो पॉइंट्स मिले और दो पॉइंट्स अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो अलग अलग दिशाओं में जाने का सेंस क्या बन गया, डाइवर्जन बन गया। ग्रिडलॉक, यही आंसर है, क्योंकि ग्रिडलॉक का मतलब क्या है, ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हो जहां से चीज आपस में जाकर ठहर गई है, रुक गई है। जैसे हम बोलते हैं ना जैम लग गया, जैम लगने का मतलब क्या है, ट्रैफिक जैम लग गया। तो ट्रैफिक जैम का मतलब क्या होगा, एक पॉइंट पर आकर चीजें एक जगह पर आकर थम गई हैं, रुक गई हैं वो चीज। तो एक वर्ड आपका पेपर में बहुत दिखता है, इम्पैसे। ये वर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिल जाएगा आपको, इम्पैसे। एक वर्ड दिख जाएगा आपको, डेडलॉक। ठीक, सेंस क्या, ऐसे पॉइंट पर आकर चीज क्या हो गई, कंजेशन। कंजेशन का सेंस क्या है, चोक हो गई, रुक गई वो चीज, वहां पे आके मूव नहीं कर पा रही है। सेम ग्रिडलॉक का सेंस है, जहां पे वो चीज मूव नहीं कर पा रही है। तो अब इन चार में से अगर आप आंसर देखेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए और आगे अगर हम बढ़े हम अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ये फटाफट। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम की बात कर रहा है, कह रहा सबसे उपयुक्त सिनोनिम ढूंढ के दिखाइए ऑफ द वर्ड वायबल। अब देखिए वायबल का मतलब होता है समथिंग विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। सिंपल भाषा में प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीज, वास्तविकता में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना, फीजिबल है ये चीज। अब जब फीजिबल है चीज तो चार ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा है द इंजीनियर्स डिजाइन वाज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी विद ए फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो इंजीनियर ने जो डिजाइन बनाया वाज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एफिशिएंसी। ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है किसी चीज को मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल करना, सबसे ज्यादा और सबसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करने का सेंस है। फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है किसी काम को करने की आपकी क्षमता, वो एफिशिएंसी होती है। और एंड स्केलेबिलिटी, स्केलेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज अचीवेबल, ये अचीवेबल है आपके लिए। यू कैन स्केल अ माउंटेन, मैंने बोला इट इज इजी फॉर अस टू स्केल अ माउंटेन दीज डेज बिकॉज ऑफ ऑल दीज गैजेट्स। इन सब उपकरणों की वजह से हम बड़ी आसानी से पहाड़ को क्या कर सकते हैं, चढ़ाई चढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अचीवेबल है हमारे लिए। यू कैन स्केल द माउंटेन, ऐसा बोलता है इस बात को, यानी आप क्लाइम कर सकते हो, चढ़ सकते हो, आप अचीव कर सकते हो ये चीज। और सस्टेनेबल का जो सेंस है वो वायबल के साथ जाके जुड़ जाता है, क्योंकि ये चीज कैसी है, समथिंग विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, समथिंग विच इज फीजिबल, समथिंग विच इज समथिंग विच यू कैन इंप्लीमेंट, वो कह रहा है आपसे सस्टेनेबल। तो आंसर अगर हम देखें तो वायबल का सिनोनिम सबसे अच्छा कौन सा बन जाएगा, सस्टेनेबल बन जाएगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड में तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हम। एफिशिएंसी में काम करने की क्षमता की बात कर रहा है, जबकि वायबल का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा सकता हूं, ये उसके कहने का मतलब। जैसे मान लीजिए आप, अगर हम बात करें कि हमने कहा कि हम चांद पर चीज भेजेंगे, रॉकेट भेजेंगे,
और उस पॉइंट पे भेजेंगे जहां पर आज तक कोई भेज नहीं पाया। लेकिन कैसे भेजेंगे? तो हमने कहा बोला भाई हम ऑर्बिट में उसको घुमाएंगे और बार बार थ्रस्ट के माध्यम से पुश करते रहेंगे और पुश करेंगे और बार बार ऑर्बिट से बाहर जाएगा, ऐसा जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने किया। तो उसने बोला ये प्लान अचीवेबल है? तो उसने बोला हाँ। ये प्लान फीजिबल है? उसने बोला हाँ, हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्लान, वायबल प्लान, फीजिबल प्लान, कहने का मतलब ऐसा प्लान जिसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, choosing not to pursue a degree in computer engineering was dash as the market for them is extremely limited nowadays। उसने बोला ईडियम, सबसे उपयुक्त ईडियम है, उसको ढूंढिए। देखिए एरी फेरी जो होता है ना, एरी फेरी होता है मतलब हवा में आप तुक्केबाजी कर रहे हो, बस एरी फेरी शॉट, मतलब इसका कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस आपने तुक्के में ही आपने वो काम कर दिया। तो समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिकल, समथिंग विच इज विच यू कैन नॉट अचीव, एरी फेरी शॉट। क्रिकेट में बोलते हैं बहुत बार इस चीज को, है ना। क्रिकेट में बहुत बार कब बोलता है, जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, गेंद आई और उसने ब्लॉक करने की कोशिश करी, 2 बार ब्लॉक किया, 3 बार ब्लॉक किया, चौथी बार में उसने कहा भाई रन तो बन नहीं रहे, T20 का मैच चल रहा है, अगर मैं ऐसे ही खेलूंगा तो रन नहीं बनेंगे, बड़ी दिक्कत होगी। तो चौथी गेंद में आता है तो उसने बस गेंद को लपेट दिया। अब वो जो गेंद लपेटने का सेंस है वो क्या है, उसने एरी फेरी शॉट मार दिया। कैसा शॉट मारा? इट वॉज अ फुलिश शॉट, इम्प्रैक्टिकल शॉट था, क्योंकि उसने जो शॉट खेला वो इतना बेकार का था जिसकी कोई यूज नहीं था और वो आउट हो गया चक्कर में। तो क्रिकेट में बहुत बार बोलेगा इस चीज को, एरी फेरी शॉट, अ फुलिश शॉट, इम्प्रैक्टिकल शॉट, पॉसिबल नहीं थी लेकिन वो करने की कोशिश करी गई, एरी फेरी ये हो गया। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, देखिए अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है ऐसी कोई चीज जो शुरुआत में तो लगा कि यार देखो हमारे लिए ये एक श्राप है, इट्स अ कर्स, शुरुआत में लगेगा इट इज अ कर्स, बट लेटर वही चीज हमारे लिए क्या हुई, एक वरदान साबित होने लगती है। तो शुरुआत में लगता तो है कि वो चीज हमारे लिए एक अभिशाप है, लेकिन अंत में आते आते लगता है कि हाँ हमको इसका लाभ ही हुआ, गलत नहीं हुआ। तो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ब्लेसिंग क्या होता है? वरदान। डिस्गाइज का मतलब है रूप बदलना। तो शुरुआत में तो रूप बदल के ऐसे आई, ऐसा लगा कि गलत होगी वो चीज, लेकिन अंत में आते आते उसका क्या मिला, हमें सबको लाभ मिल गया उस चीज का। तो समथिंग विच इज यूजफुल बट लेटर, शुरुआत में क्या लगा वो चीज नॉट गुड फॉर अस। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये कहने का मतलब है। एक ऑप्शन, एन एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब होता है किसी चीज का जिस्ट, मतलब संक्षिप्त रूप से आपने उस स्पीच को बोल दिया। देखिए यहाँ पे पिच का जो सेंस है वो अपनी बात को कई बार बोलने का भी होता है। पिच का मतलब हमेशा वो हाई पिच और लो पिच नहीं है। जैसे सेल्स करते हुए, सामान बेचते हुए हम अपनी बात को रखते हैं, तो एलिवेटर पिच का जो सेंस है वो किस चीज का है, किसी जो भी आपने बात कही है उस चीज का एक सार के रूप में आपसे बात कर रहा है, उसकी बात है। अ कट अबव, अब ये जो फ्रेज है अ कट अबव, इसका जो सेंस है वो ये बन जाता है सुपीरियर, सुपीरियर टू, ये सुपीरियर टू का सेंस बन जाता है। तो अब अगर आप ऑप्शन को देखना शुरू करो तो उसने कहानी पढ़ते हैं, चूजिंग नॉट टू परस्यू डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसने चूज किया कि भाई मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री परस्यू कंटिन्यू नहीं करूंगा। वॉज डैश एज द मार्केट फॉर देम इज एक्सट्रीमली लिमिटेड नाउडेज, क्योंकि उसके लिए मार्केट आजकल कैसा है, बहुत सीमित दायरे से काम करता है। तो अब इनमें से देखें तो अब सीमित दायरे से काम करता है तो फूलिश नहीं हो सकती वो चीज, फिर तो प्रैक्टिकल अच्छी बात करी उसने, तो ये तो ऑप्शन नहीं काम कर सकता। एलिवेटर पिच का मतलब है किसी चीज का संक्षिप्त रूप दिखाना, हम किसी बात को नहीं बता रहे हैं किसी को संक्षिप्त रूप से। अब दो है, कट अबव, सुपीरियर टू की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि चूजिंग नॉट टू परस्यू डिग्री की शुरुआत में उसने चूज तो करा कि भाई देखो मेरे को नहीं चाहिए, और वास्तविकता में देखा जाए तो वो फायदेमंद साबित हुई। शुरू में गलत लग रही थी लेकिन अंत में जाते जाते ठीक लगा कि हाँ अच्छा हुआ मैंने इसको नहीं किया, क्योंकि इसका तो मार्केट लिमिटेड ही है। तो इसलिए आंसर कौन सा बन गया, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिवन एज ऑप्शंस वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। चलिए एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है, यू अराइव्ड 2 days ago, ये सेंटेंस है। अब देखिए अगो और टू, अंग्रेजी भाषा में ये 2 बड़े कीवर्ड है हमारे एग्जाम में, ये हम क्लास में हमेशा देखते हैं। अगो के साथ जब आप समय जोड़ देते हैं
एडवर्ब ऑफ पास्ट के साथ जब आपने क्या जोड़ दिया, समय, एक ऐसा क्रिया विशेषण जो समय के साथ साथ जुड़ गया यहां पर आकर, और समय क्या हो गया, 2 days। तो जब भी सेंटेंस में ये चीज आपस में जुड़ जाए, 2 days ago, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, क्या बोलेगा इसको वो, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, तो सेंटेंस बनता है सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट कैसे बना, ये आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, अराइव का सेकंड फॉर्म अराइव्ड, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। यू अराइव्ड 2 days ago, तो ये तो हिस्सा ठीक है भाई। बाय द टाइम यू लीव यू विल हैव स्पेंट 9 days हियर। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये जुड़ा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट की कंडीशन से। फ्यूचर परफेक्ट की एक सीधी सी नियम कहती है कि जब भविष्य में 2 काम होंगे, क्या कहा मैंने, जब भविष्य में 2 काम होंगे, जो काम पहले होगा वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो देखते हैं, बाय द टाइम यू लीव यू विल हैव स्पेंट, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव V3, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। जो काम पहले होगा वो परफेक्ट, और जो काम बाद में होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट। ध्यान से सुनना, सिंपल प्रेजेंट। तो फ्यूचर परफेक्ट की कंडीशन क्या है, जो काम पहले खत्म हुआ। अब देखिए इसमें क्रिया ढूंढते हैं, कौन सी क्रिया है। एक तो क्रिया ये है, यू विल हैव स्पेंट, विल हैव के साथ आती है वर्ब, ये भी हमारे पास क्रिया है। तो लीव भी हमारे पास क्रिया है और स्पेंट भी हमारे पास क्रिया है। ये 2 क्रिया हमें मिल गई, ठीक है। ये जो विल लिखा है, इस विल से मुझे मालूम चल रहा है कि सेंटेंस किस चीज का है, भविष्य का है। भविष्य कौन सा है, परफेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लिखा होता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल होगा, फिर हैव होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर को रखते हुए यहां पे देखते हैं, देखिए यू, ये हमारा यू आ गया, विल, वहां से विल लेंगे, फिर आ गया हैव, फिर हैव भी आ गया, और फिर आ गया हमारा V3, और वो हमारा स्पेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भविष्य में 2 काम हो रहे हैं। पहला काम कौन सा हो रहा है, ये वाला, यू विल हैव स्पेंट 9 days हियर, तुम यहां पर 9 दिन खत्म कर चुके होगे, भविष्य में इतना समय हो चुका होगा। बाय द टाइम यू लीव, जब तक तुम यहां से जाओगे। अब हिंदी भाषा को फॉलो नहीं करना, हिंदी में देखो क्या आ रही है, जब तक तुम यहां से जाओगे, वो गा गे गी नहीं चाहिए यहां पर काम करेगा अंग्रेजी भाषा का नियम, ये बोलते हुए कि भैया जो काम पहले खत्म हुआ होगा भविष्य में वो है फ्यूचर परफेक्ट, और जो काम उसके बाद होगा उसका टेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट। तो लीव सिंपल प्रेजेंट को दिखा रहा है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक। तो इसलिए आंसर कौन सा है, नो एरर है। तो ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, हम सब इसको हमेशा क्लास में डिस्कस करते हैं। कॉमन मिस्टेक दिखती है क्योंकि पेपर में ये चीज बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। ठीक है भाई, तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें मुझे कुछ वन वर्ड बताइए, और स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, और बात हो रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। साइंस ऑफ इंसेक्ट्स की बात कर रहा है, तो पहला वर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब हमने पिछले पेपर में भी देखा था, होता है स्मॉल। तो बात हो रही है छोटे छोटे जीवाश्म और जीवाणुओं की। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो और बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो माइक्रो बायो और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी, अध्ययन हो रहा है। अध्ययन किसका हो रहा है, छोटे छोटे जो जीवाश्म हैं उनका अध्ययन हो रहा है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो रूट वर्ड है, एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड, इंसानियत, और लॉजी का मतलब स्टडी है। तो एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किस चीज का, इंसानियत के संदर्भ में आप अध्ययन कर रहे हैं। इकोलॉजी, इको का सेंस हाउस का है और लॉजी मतलब स्टडी। तो आप अध्ययन कर रहे हैं जहां पर लोग, जहां पे जीवाश्म वगैरह रहते हैं, उनके स्थान को, उनके घर को, यानी उनके एनवायरनमेंट को आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, वो इकोलॉजी है। और
एंटोमोलॉजी में लॉजी स्टडी है किसके बारे में? एंटो का सेंस किस चीज का? इंसेक्ट्स का। तो इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करने का सेंस अगर हम देखेंगे तो कौन सा बन गया? एनाटोमोलॉजी। ठीक है, चलिए फिर अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है और सेंटेंस है अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए सेंटेंस आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आर्टिकल के नियम को सोचते हुए काम करेंगे तो ये देखिए क्या लिखा उसने, अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल एड्रेस। एड्रेस करने का मतलब है संबोधन करना, एड्रेस करेंगे। अब कौन संबोधित करेगा? भारत का एक प्रधानमंत्री? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो अपने आप में एक यूनिक पोजीशन है। अब जब ये यूनिक पोजीशन है अपने आप में, तो हम एक प्रधानमंत्री इस परिस्थिति में उपयोग नहीं करना चाहेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि अ प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं होगा, पर मैंने आपसे ये कहा कि जब संबोधित करते हुए बात हो रही है तो उस समय स्पेसिफिकली बात हो रही है इस देश के प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री केवल एक ही होता है और एक यूनिक पोस्ट है, इसलिए अ नहीं आना चाहिए, आना चाहिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल का एक बेसिक सा कंडीशन है। तो अब अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर कौन सा बन गया? चौथा, अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह होना चाहिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस हमारा है, अगला क्वेश्चन सॉरी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है भाई, अब वो बोल रहा है पायल्स फादर was seen desperately सर्चिंग फॉर द मेडिसिन। मतलब वो दवाई ढूंढ रहे थे और उस चीज को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। वो डेस्परेट होने का सेंस होता है। किसी भी चीज को पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो डेस्परेशन बन जाती है हमारी। फॉर द मेडिसिन दैट कैन काउंटर एक्ट का मतलब है जो उसके अगेंस्ट काम कर सके द इफेक्ट ऑफ वेनमस स्नेक बाइट। वेनमस हो गया जहरीला, वेनमस में सेंस जहरीले का होता है। वेनम क्या होता है? जहर। स्नेक बाइट इन पारुल्स लेफ्ट हैंड। तो देखिए 4 ऑप्शन है, रेमेडी, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट और एंटीसीरम। रेमेडी ऐसी चीज होती है जो हमें किसी मुश्किल से आजादी दिलाती है, किसी मुश्किल या किसी तकलीफ को खत्म करने की कोशिश करती है, वो रेमेडी है। तो रेमेडी को हम कई बार इलाज बोल देते हैं बहुत बार। तो रेमेडी का जो सेंस है ऐसी चीज का जो हमें किसी परेशानी से मुक्ति दिलाते, वो रेमेडी है। एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से हम बीमारी और छोटे छोटे जीवाश्मों को, जो छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं जो बीमारी कैरी करते हैं, उन्हें खत्म करते हैं, उनके अगेंस्ट काम करती है, वो एंटीसेप्टिक है। डिटॉल, डिटॉल क्या है? एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। ठीक, अब बचा एंटीडोट और एंटीसीरम। एंटीसीरम क्या होता है? एंटीसीरम हमारे खून के अंदर, हमारे मतलब हमारा ब्लड, एंटीसीरम के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपका रेफरेंस मिलेगा इस कहानी का कि एक ब्लड सीरम जिसमें क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज, जैसे सिंपल भाषा में आरबीसी है ना, एंटीबॉडीज की तरह काम करती है, जो हमारे बॉडी के अंदर जब दुश्मन घुस जाता है तो फिर वो हमारे बॉडी के अंदर हमारे दुश्मन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के सेल हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं ना, तो डब्ल्यूबीसी हम किसकी बात करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, लड़ने के लिए काम करते हैं। तो लड़ने वाली बात कर रहा है। तो एंटी सीरम क्या है? हमारे खून के अंदर बनी हुई एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज इन और ब्लड, उसे बोला एंटी सीरम, एंटीबॉडीज। देखो कोरोना के टाइम पे कितनी बार बोला एंटीबॉडीज बनाना है जो उस को क्या कर सके, उस कोरोना वायरस को खत्म कर सके। अब रहा वर्ड एंटीडोट। तो देखिए एंटीडोट वो वर्ड होता है, एंटीडोट स्पेसिफिकली किसके लिए काम करता है? काउंटर एक्ट करता है किसके खिलाफ? जहर के खिलाफ। एंटीडोट उसको बोलते हैं। तो एंटीडोट सिंपल भाषा में ऐसा चीज जो जहर की काट होती है, जहर को काटता है। तो आंसर कौन सा बनेगा? एंटीडोट बन जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चलिए इन 4 में से पूछ रहा है आपसे कि सबसे अप्रोप्रिएट इडियम कौन सा होगा? क्रैक समवन अप। क्रैक समवन अप का मतलब सिंपल भाषा में कुछ नहीं है, कपिल शर्मा जो करता है, टू मेक समवन लाफ।
कपिल शर्मा का बहुत बढ़िया काम इसी बात को लेकर कहा जाता है कि वो एक बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, क्योंकि वो लोगों को बहुत हंसा देते हैं। और इन बाकी 3 ऑप्शन की हमें आवश्यकता नहीं दिखती है इस केस में, फिर इसीलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, वर्ड है लीनियंट, मतलब लीनियंसी। लीनियंसी का मतलब होता है ऐसा कंडीशन जहां पर आप बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है ना। तो ये स्ट्रिक्ट का बिल्कुल उल्टा है, स्ट्रिक्ट टीचर और लीनियंट टीचर। तो स्ट्रिक्ट टीचर वो होता है जो बहुत ही कठोर होता है, आपकी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, आपको एकदम डांट देगा, डपट देगा, आपको ऐसा लगता है। और लीनियंट आदमी वो होता है जो ज़्यादा चीज़ों को टेंशन लेके काम नहीं करवाएगा, बड़े आराम आराम से काम करेगा। तो अब तुम्हारे पास इसको ढूंढना है, और क्या ढूंढना है? एंटोनिम ढूंढना है। तो देखो भाई, पेनल्टी में तो तुम्हें पता है ये एक पनिशमेंट की तरह काम करता है। फुटबॉल में जब आप देखते हो वर्ड पेनल्टी के रूप में कि फुटबॉल खेल रहे हो, किसी का हाथ गेंद पर लग गया तो पेनल्टी स्वरूप मिल सकता है, पनिशमेंट मिल सकती है। तो पनिशमेंट के ही एक प्रभाव की तरह आप देख सकते हैं इस चीज को। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड करने का मतलब होता है किसी चीज को व्यर्थ समझ के फेंक देना, ये डिस्कार्ड है। डिस्कॉर्ड नहीं है, डिस्कॉर्ड अलग वर्ड था, ये डिस्कार्ड है, वो डिस्कॉर्ड है। वो कॉर्ड जो सेंस है वहां पर क्या है? डिसएग्रीमेंट। डिस्कार्ड मतलब किसी चीज को व्यर्थ माना, बेकार माना, आपकी यूज की नहीं है, इसलिए आपने उसको हटा दिया। अब फेवर और स्टर्न। फेवर का मतलब किसी का पक्ष लेना है, और स्टर्न का मतलब होता है सख्त, कठोर। तो अब देख सकते हैं आंसर स्टर्न होना चाहिए, ना कि फेवर। मतलब सिंपल भाषा में स्ट्रिक्ट का ही पर्यायवाची शब्द है, देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द गिवन वर्ड। बहुत बढ़िया साहब। तो हमारे पास वर्ड है प्लासिड। बहुत ही कॉमन एग्जाम में पूछने वाला शब्द है। प्लासिड का मतलब सिंपल भाषा में होता है शांत। प्लासिड में सेंस किस चीज का है? पैसिफाई, मॉलिफाई, प्लेकेट। और प्लासिड तो बहुत बार पूछता है, ठीक। सूद, आप सूद यूज कर सकते हैं, है ना। बड़े कॉमन शब्द हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हमें रिपीट होते रहते हैं, बार बार ये शब्द दिख रहे होते हैं। अब उसने बोला यार इसमें क्या ढूंढना है तुम्हें? एंटोनिम ढूंढना है इस वर्ड का, ठीक है। तो टर्बुलेंट है, डेस्टिन्ड है, पेंसिव है, और प्रिस्टीन है। अगर हम टर्बुलेंट को ढूंढते हैं तो टर्बुलेंट में सेंस किस चीज का है? कंफ्यूजन का है, केओस का है, बहुत ही ज्यादा टर्मोइल है। क्या बोला मैंने? टर्मोइल, कंफ्यूजन, केओस, ये सेंस इसके अंदर दिखता है टर्बुलेंट में। पेंसिव का मतलब होता है आप बहुत ही गहन सोच में डूबे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं। पेंसिव मूड, थॉटफुल मूड में हो, उस समय आप विचार कर रहे हो उस चीज के ऊपर। डेस्टिन्ड में सेंस जुड़ा हुआ है किस्मत के साथ, कि आप इस चीज को पाने के लिए ही इस धरती पर आए। जब विराट कोहली वॉज डेस्टिन्ड टू मैरी अनुष्का, MS धोनी वॉज डेस्टिन्ड टू विन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। किस्मत लेके आया था वो काम करने के लिए। और प्रिस्टीन का मतलब है समथिंग विच इज क्लीन, साफ सफाई की बात करता है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो प्लासिड का मतलब शांत है। अब शांत का उल्टा तुम क्या बनाओगे? टर्बुलेंट, कंफ्यूजन है, कियोस है, डिसऑर्डर है, सब भाग रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो आंसर कौन सा? टर्बुलेंट, ठीक। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये ठीक है, था बड़ा आसान क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे ही इज फास्टर देन स्मार्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया है एडजेक्टिव्स में से। क्योंकि देखिए एक तो फास्ट वर्ड है, फास्ट का कंपैरेटिव फॉर्म फास्टर, फास्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ये डिग्री हो गई हमारी
ये पॉजिटिव डिग्रीज हैं, ये कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, और ये सुपर डिग्रीज हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डिग्री तो यहां दिखा रहा है बिल्कुल सही, लेकिन समस्या इस बात की है कि यहां पर एडजेक्टिव का एक नियम लग रहा है, जहां पर आपको इस बात सीखनी चाहिए कि अगर अगर एक व्यक्ति के, यहां पर एक व्यक्ति है यही, इस एक व्यक्ति के क्वालिटी 1, मैं इसको नाम दे रहा हूं Q1, और इसी व्यक्ति की दूसरी क्वालिटी ये है, और इस बार कंपैरिजन इन दो क्वालिटीज के बीच में हो रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कंपैरिजन किन के बीच में हो रहा है? Q1 और Q2, क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2 के, दो लोगों के बीच में नहीं, एक व्यक्ति के दो गुणों के बीच में। तो जब एक व्यक्ति के दो गुणों के बीच में कंपैरिजन होता है तो अंग्रेजी भाषा कहती है कि आप कंपैरेटिव डिग्री जो स्टैंडर्ड है ER पे खत्म होने वाली, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली चीज तो उसने बोला भाई फास्टर नहीं होगा क्योंकि इसकी डिग्री तो यही है। तो उसने बोला फिर क्या करेंगे तुलना करने के लिए? तुलना तो हो रही है, तुलना हो रही है तो डिग्री उसने बोला आप इस्तेमाल कीजिए पॉजिटिव। कौन सी इस्तेमाल कीजिए? पॉजिटिव। और उसके पहले लगा लीजिए मोर। क्या लगा दीजिए? मोर। यानी यहां पर फास्टर नहीं होना चाहिए, फास्टर की जगह क्या होना चाहिए? मोर फास्ट। ठीक है। और जिस क्वालिटी से कंपेयर हो रहा है दूसरी क्वालिटी यानी Q2, इसे भी कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं रखेंगे, इसका भी सेंस कौन सा लेके चलेंगे? पॉजिटिव। इसके पहले कुछ नहीं लगाना है, ना मोर ना मोस्ट। यानी ये जो Q2 है इसके लिए भी उसने बोला आप ER वाली डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसके साथ भी इसी शब्द की पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्मार्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो यानी अगर हम देखें तो मोर फास्ट कंपैरेटिव डिग्री के साथ आ गया, देन फिर उसके बाद आ गई दूसरी क्वालिटी। यानी आंसर कौन सा होना चाहिए था? पहला। बाकी तीन ऑप्शन हमारे किसी काम के नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है। देखिए ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। चलिए अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है भाई, अब हमारे पास एसेट है। अब देखिए जो वर्ड एसेट है, एसेट का जो सेंस है वो दो तरीके से समझ सकते हैं आप। एक तो क्वालिटी है, एसेट का एक मतलब क्या है? गुण। एसेट का दूसरा मतलब क्या है? आपकी संपत्ति भी हो सकता है। ठीक है। तो उसने बोला एसेट अगर मेरा गुण है, ये संपत्ति है, तो उसका उल्टा अगर हम समझेंगे कॉमर्स की भाषा में, जो भी कॉमर्स वाले लोग होंगे उन्हें बड़ा आसानी से दिखता होगा बैलेंस शीट के दो कॉलम, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपके सारे क्या आएंगे? खर्चे बैलेंस शीट में, और क्रेडिट साइड में आपकी आएंगी सारी आमदनी और एसेट्स। तो एसेट में आपका आ गया संपत्ति या गुण। तो यहाँ पे संपत्ति की बात कर रहा है क्योंकि उसने उल्टा जो दे रखा है वो क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? आपके ऊपर जो कर्ज के रूप में चीज रखी हुई है उसे अंग्रेजी भाषा में लायबिलिटी बोलता है। मोल, मोल ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में मोल का जो उपयोग है अलग अलग प्रकार से होता है। मोल का एक मतलब होता है शरीर के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कोई निशान बन गया, स्किन का कोई चीज आपका काला पड़ गया है ना, मोल उसको बोल देता है, वो तिल बोल देता है, कई बार मोल को हिंदी में तिल बोल देता है। और इसी प्रकार अगर मोल की बात करोगे तो मोल एक मैमल भी है, छोटा सा जानवर है, और वो मैमल है, बच्चे देने वाला प्राणी है, अंडे नहीं, बच्चे को पता करता है सीधे, तो एक मैमल भी है। और इसी प्रकार उसने बोला अगर मैं मोल वर्ड को देखता हूं और अंग्रेजी भाषा में, तो मोल का मुझे एक सेंस और मिल जाता है, और वो क्या है? अरे बड़ा सिंपल है, टाइगर जिंदा है। टाइगर कौन है? सलमान खान तो है, ठीक है, अच्छी बात है, पर टाइगर जिंदा है में टाइगर क्या रोल प्ले कर रहा है? स्पाई। तो मोल, मोल के कितने मतलब हो गए? तीन। एक हिंदी भाषा में तिल बोलते हो, मैमल बोलते हो, अंग्रेजी भाषा में मैमल है, और तीसरा जो वर्ड है वो है स्पाई का, जासूस का। तो मोल वर्ड के ध्यान रखिएगा, तीन मतलब। वेल्थ का मतलब है आपकी रिचेस, अंग्रेजी भाषा में ये वर्ड बहुत आता है, रिचेस, दौलत शोहरत की बात करता है। और रिफ्यूज का मतलब होता है किसी जगह पर आपने क्या लिया? शरण।
तो रेफ्यूजी वर्ड देखिए इसी से बना है, इसीलिए साथ में रेफ्यूजी, आप वहां पर शरण ले रहे हो, है ना, रेफ्यूजीज हो गए। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन देख सकते हो, एसेट का आंसर क्या बन गया, लायबिलिटी। द कैपेसिटी, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, ढूंढना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे रखा है उसने, और क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पस, किसी काम के लिए आप कैसे हैं, उपयोगी हैं। अब देखिए गेन का मतलब होता है कोई चीज आपको लाभ भी हो सकता है, कोई चीज आपको प्राप्त भी हो रही है, लाभ या प्राप्त हो रही है कोई चीज। डिजायरेबल का मतलब किसी को आप पाने की इच्छा रखते हैं। एड और यूटिलिटी, तो एड का मतलब सहायता होता है, और यूटिलिटी का मतलब है जो चीज हमारे लिए, कोई चीज हमारे लिए यूजफुल होती है, यूटिलिटी है। जैसे हम अगर स्कूटर चला रहे हैं तो इंडिकेटर एक एक्सेसरी तो है, पर कहीं ना कहीं हमारे लिए यूटिलिटी भी है, क्योंकि हमारी मदद कर रही है डायरेक्शन देने में। क्योंकि स्कूटर चलाते हुए कई बार हम अपने हाथ को नहीं हिला पा रहे हैं, हमें नहीं दिखा पा रहे डायरेक्शन का, तो हम उस इंडिकेटर को ऑन कर देते हैं। तो यूटिलिटी इज समथिंग विच इज यूजफुल एंड विच इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो यूटिलिटी क्या हो गई, कोई चीज हमारे लिए उपयोगी चीज है, उपयोगी है किसी काम के लिए। एड का मतलब सहायता का सेंस है ना, फाइनेंशियल एड, जैसे कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पे एवलांच आ गया, कोई समस्या हो गई, तो प्रधानमंत्री हमारे आगे आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे देश के आगे आते हैं और लोगों की सहायता करते हैं, दे प्रोवाइड एड, ठीक है। तो इसे होता है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड में क्या होता है, एकदम से आप सबसे पहले तुरंत उसकी सहायता करते हैं, कहते हैं भाई इसको बेसिक ट्रीटमेंट दे दो, उसके बाद इसको हम डॉक्टर पे लेके चलेंगे। तो एड में हेल्प का सेंस बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। चलिए स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड की बात करते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है साइकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो, देखो फिर से आ गया माइक्रो, मतलब ये तीसरी बार पेपर में आ रहा है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। बायोलॉजी, उम्मीद है समझ में आ गया, माइक्रो बायोलॉजी। लॉजी स्टडी है, बायो लाइफ है, माइक्रो स्मॉल है, छोटे जीवाश्मों की स्टडी करना। एंथ्रोपोलॉजी, देखिए सेम ऑप्शन रख दिया उसने, तो ये दोनों तो हटा दीजिए, आपने अभी सीख लिया है इस चीज को। एंथ्रो का रूट वर्ड मैनकाइंड, बहुत बढ़िया। साइकोलॉजी और एपी, तो एपिडेमोलॉजी में बात किसकी हो रही है, डिजीज की, डिजीज को लेकर स्टडी कर रहे हो, और साइकोलॉजी में ह्यूमन माइंड की। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, साइकोलॉजी। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आपको अगर बाकी दो ऑप्शन मिल जाते दिमाग में तो आप इसको एलिमिनेट करके आंसर ढूंढ लेते। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. चलिए, द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अंग्रेजी भाषा में जुड़ा हुआ है एक तरीके से एडजेक्टिव्स के साथ, कि द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कितने वंडर्स, 7 वंडर्स। 7 वंडर्स मतलब 2 से ज्यादा की बात कर रहा है। 2 से ज्यादा की बात कर रहा है तो फिर भैया देखो 2 से ज्यादा में से ये क्या है, ताजमहल इज वन ऑफ द डैश पॉपुलर 7 वंडर्स। अब इसमें की क्या ध्यान रखनी है, ये देख रहे हो वन ऑफ, इससे जुड़ा हुआ सवाल हमेशा क्लास में हमें डिस्कस करते हैं इसी क्लास में हमेशा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में जब वन ऑफ आता है तो पेपर में 2 तरह सवाल पूछा जाता है, एक नाउन को लेके और एक एडजेक्टिव को लेके। तीसरा चाहो तो तीसरा हो सकता है, जहां पे यहां पे पूछ सकता है आर्टिकल के केस में, यानी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए 3, वन ऑफ के साथ आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन को लेके सवाल। कि भैया देखो वन ऑफ के साथ जब तुम नाउन रखोगे तो वो नाउन कैसा होना चाहिए, बहुवचन, पहली चीज। तो 7 वंडर्स बहुवचन। जो एडजेक्टिव है ऐसी परिस्थिति में कौन सा होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। डिग्री कौन सी एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए पॉपुलर पॉजिटिव डिग्री है, मोर पॉपुलर कंपैरेटिव है, और मोस्ट पॉपुलर सुपरलेटिव है। तो ये मच काम नहीं करेगा, क्या होना चाहिए था, मोस्ट। और अब देखिए कई बार पेपर के अंदर ये आर्टिकल का सवाल कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगना चाहिए,
द लगना चाहिए, ये द लगा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर में समस्या इस बात को लेके थी कि हमें यहाँ पे मच नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, पहले मोस्ट चाहिए था। क्वेश्चन ये था, तो बढ़िया क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा कभी भी सवाल वन ऑफ का आए तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल। नाउन बहुवचन, एडजेक्टिव सुपरलेटिव और आर्टिकल द। ठीक, चलिए तो अब आंसर बताइए कौन सा होगा। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट, यानी आंसर कौन सा बन गया हमारा, थर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड। अब व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब है, तब ऐसा बोलता है देखिए दुनिया इतनी छोटी है, कहने का सेंस ये है कि आप किसी से अचानक मिल गए एकदम से, और आपने कहा इससे तो मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, और आप एकदम उससे मिल गए, आपने कहा अरे यार, जैसे हिंदी बोलते हैं ना दुनिया बहुत छोटी है। अब दुनिया बहुत छोटी है हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अचानक से हमें वही आदमी मिल जाता है जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं करी, तो हम कहते हैं दुनिया तो बड़ी छोटी है यार, कहीं भी मुलाकात हो जाती है। तो व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड का सेंस किस चीज का है, व्हाट ए को इंसिडेंस, ये सेंस बन जाता है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा 26वां क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। एनी सॉर्ट ऑफ अनफेयर कंडक्ट इज नॉट टू बी टॉलरेटेड in international sport tournaments as it can completely ruin an athlete's career। ठीक है भाई, तो ऑप्शन हमारे पास है हैंड इन मड। ठीक, अब जब हैंड इन मड की बात करते हो तो हैंड इन मड का मतलब बन जाता है समवन हु इज ओल्ड फैशन एंड टू सीरियस। ओल्ड फैशन है, पुराने जमाने का है, मतलब उसका नेचर जो है वो बहुत पुराने जमाने वाली सोच है, एंड ही इज टू सीरियस, बहुत ही सीरियस रहता है हमेशा, मतलब बोरिंग आदमी है यार, ओल्ड फैशन है और बहुत ही पुराने जमाने का आदमी बन जाता है, तो वो हो जाता है हैंड इन द मड। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है स्टिक इन द मड, स्टिक इन द मड ऐसा भी लिखा जाता है, ध्यान रखें इस चीज को। अगला है स्ट्रॉ इन दी आई, फिर है रेड हैंडेड और प्ले फाउल। स्ट्रॉ इन दी आई कोई सेंस क्रिएट करता नहीं है जहां तक मेरे को है। रेड हैंडेड की बात करते हो तो रेड हैंडेड का मतलब है आप कोई गलती करते हुए पकड़े गए, आप कोई फाउल एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाना, आपका कोई गलती करते हुए पकड़ा जाना, वो है रेड हैंडेड। जैसे 3 इडियट्स पिक्चर में रेंचो और फरहान रेड हैंडेड पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, उन्होंने कहा भाई देखो चोरी करते हुए वैसे तो नहीं पकड़े, पर जहां तक प्रोफेसर था उसको मालूम ही चल गया, तो कह लेते हैं कि एक तरीके से चोरी करते हुए पकड़े जाना, वैसा सेंस पकड़ रहा है, तो रेड हैंडेड है। फाउल प्ले, फाउल प्ले में सेंस किस चीज का है, चीट करने का, कि आपने कोई भी एक्टिविटी जो करी है उसमें कहीं ना कहीं आपने धोखाधड़ी करी है, तो फाउल प्ले में धोखाधड़ी करने का भाव हो गया। तो अब देख सकते हैं आप, एनी सॉर्ट ऑफ अनफेयर कंडक्ट इज नॉट टू बी टॉलरेटेड। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से सबसे आसान आंसर कौन सा हो गया, अनफेयर कंडक्ट। कंडक्ट व्यवहार है, अनफेयर मतलब गलत तरीका, आपने गलत व्यवहार, गलत तरीके से आपने काम किया, तो यानी आंसर कौन सा बन गया, चौथा फाउल प्ले। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिनाउंस, क्रिटिसाइज, डेंटी, प्रेज और रिलीव। तो डिनाउंस करने का मतलब सिंपल कहानी है, किसी को नीचा दिखाना, ये नीचा दिखाने का भाव है। क्रिटिसाइज में आप आलोचना करते हो तो सिनोनिम ही हो गया, हमें एंटोनिम ढूंढना है। रिलीव करने का मतलब किसी को मुक्त करना भी हो सकता है, किसी परेशानी से आराम मिलना भी हो सकता है, दवाई, पेट में दर्द था, दवाई खाई, रिलीव मिल गया, ही वॉज रिलीव्ड, उसे बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ये भी नहीं है। अब बचा डेंटी और प्रेज। देखिए डेंटी वर्ड हमने क्लास में पहले कर लिया, मतलब सेक्शन में कर चुके हैं हम अपनी सीरीज में, जहां डेंटी का मतलब क्या था, स्मॉल एंड प्रिटी, ये बेटा दीजिए। बचा कौन, प्रेज। प्रेज का मतलब क्या है, प्रशंसा, ये प्रशंसा का भाव है। तो अब डिनाउंस में नीचा दिखाना है तो उल्टा क्या है, प्रशंसा करना है। चलिए फिर अगले ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा अगला ऑप्शन जुड़ा है किस चीज से, वन वर्ड है फिर से, चलिए आइए। हैपनिंग रिपीटेडली। हैपनिंग रिपीटेडली का मतलब है कोई चीज बार बार हो रही है, तो हमारे पास वर्ड है रिकरेंट। तो देखिए रिकरेंट में जो सेंस है वो क्या है, किसी चीज के बार बार होने का, तो रिकरेंट तो ऑप्शन रख ही लीजिए आंसर के रूप में। रैपो, रैपो वर्ड क्या है, रैपो। रैपो का मतलब होता है तालमेल है उनके बीच में,
उनके बीच में क्या है, हार्मनी है। जैसे मोदी जी और पुतिन जी जब मिलते हैं, यानी रशिया के और हमारे देश के जो उच्च लोग हैं, जब वो मिलते हैं तो उनके बीच में क्या दिखता है, ग्रेट रैपो, तालमेल दिखता है उनके बीच में, तो वो हार्मनी का सेंस हो गया। हम बात कर रहे हैं हैपनिंग रिपीटेडली, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब होता है पुनः वापस उस स्थिति में आ जाना, गो बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, रिग्रेशन। तो आगे नहीं बढ़ रहे उसमें आप, बल्कि आप उसमें पीछे आ गए वापस। तो रिग्रेस करने का मतलब समझिए प्रोग्रेस का उल्टा। प्रोग्रेस में क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, रिग्रेस में हम पीछे आते हैं। तो रिग्रेस में पीछे आना, इसको हटा दीजिए। रिकूपरेट, रिकूपरेट का मतलब होता है टू गेट वेल आफ्टर इलनेस, गेट वेल, ठीक होना, आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद आप क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो रिकूपरेट करने का सेंस होता है। तो ये भी हटा दीजिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था हैपनिंग रिपीटेडली, तो कह रहे रेकरेंट, रेकरेंट मतलब दोबारा। देखिए हैपनिंग रिपीटेडली के ऑप्शन में क्या पता कभी पेपर के अंदर रिकरेंट ना लिखे, हो सकता है लिख दे रीआइटरेट, वैसे इसका मतलब होता है पुनः दोहराना, ये पुनः दोहराने का भाव है, रीआइटरेट। ये अखबार में बहुत आता है, न्यूज़पेपर में बहुत दिखता है, एग्जामिनर कभी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, रीआइटरेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कैप्टिवेट। अब देखिए कैप्टिवेट मतलब सेंस है किसी को पकड़ लेना, कैप्चर करने का, ये पकड़ना या कैप्चर करने का सेंस बन जाता है कैप्टिवेट में। तो ये किसी चीज को बांध के रखना है, कैप्टिवेट में पकड़ के रखना है वाला भाव है। तो अब स्टडी तो अध्ययन है, पढ़ाई है, एनवेलोप किसी चीज को आपने कवर कर दिया, किसी को आपने किसी जब चिट्ठी भेजनी है, मान लीजिए अब मुझे चिट्ठी भेजनी है तो मैंने लिफाफे के अंदर रखी, तो हिंदी में तो आप लिफाफा बोल रहे हो, पर एनवेलप का काम क्या है, किसी चीज को क्या करना, ढक देने का भाव है। अरेस्ट और अल्योर, और हमें ढूंढना है सिनोनिम। अब ये जो अल्योर है और अरेस्ट है, ये आसपास बैठे हैं, लेकिन अरेस्ट करने का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, लेकिन अल्योर करने का मतलब होता है किसी को लालच देकर अपने ओर फंसाना। तो अल्योर में ललचाने का भाव है, लालच दे रहे हो आप उसको, और लालच देके क्या कर रहे हो, उसको उसके ध्यान को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हो किसी भी तरीके से, वो अल्योर करने का सेंस है। तो अब अगर हम कैप्टिवेट देखें तो अब आपके पास दो ऑप्शन थे, अल्योर और अरेस्ट, है ना, दोनों बड़े आसपास के वर्ड है। लेकिन अगर मीनिंग के साथ सोचोगे तो मीनिंग के हिसाब से तुम्हें बड़ी स्पष्टता दिखेगा कि यहां पर कैप्टिवेट में जो सेंस है वो अरेस्ट करने का नहीं है, बल्कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को आप अपने से बांध रहे हो उस चीज को, तो अल्योर करने का सेंस बन जाता है, ना कि अरेस्ट करने का सेंस। जैसे मंत्रमुग्ध है ना, मंत्रमुग्ध जाते हैं, कैप्टिवेटेड बाय दैट एक्शन मूवी, कि उस एक्शन मूवी को देखकर हमारा दिमाग क्या हुआ, बिल्कुल बंद गया उसमें, है ना, ललचाया उसने उस चीज को। अरेस्ट नहीं करना है, अरेस्ट में तो गिरफ्तार करने का सेंस बन जाता है, इसलिए ज्यादा अच्छा आंसर अल्योर है। सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अरे भाई ये तो तुम रोज ही कर, बहुत सारे लोग खाते हैं, ज्यादातर हिंदुस्तान में आजकल सभी खा रहे हैं, पिज्जा, है ना, यही गलत है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछ लेता है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम। कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम समझ में आता है, कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो म्यूजियम का देखभाल करता है। ठीक है, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफ, अगर तुम्हें याद हो ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या था, लिखना, और कार्टो का मतलब है मैप, तो ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है, कार्टोग्राफर, कार्टो मैप, नक्शा, नक्शा बनाने वाला। शोफर, शोफर एक तरीके से ड्राइवर का सेंस समझ लीजिए, शोफर में सेंस एक प्रकार से ड्राइवर का एक फैंसी नाम समझ लीजिए, है ना, ये दोनों तो हटा ही दीजिए। क्यूरेटर और कैलीग्राफर, इसकी बात कर रहा है, तो क्यूरेटर है और कैलीग्राफर है। अगर ग्राफी याद हो तो ग्राफी फिर लिखना है, और कैली का सेंस किसका था, ब्यूटी, ब्यूटी था, और ये राइट था, यानी ऐसा व्यक्ति जहां पे कैलीग्राफी, कैलीग्राफर क्या होता है, लिखाई के बारे में बात करते हुए उसको स्टडी कर रहा है, वो कैलीग्राफर है, कि कितनी सुंदरता के साथ उस चीज को लिखा है, कैसे उसने लिखाई, लिखाई के ऊपर बात हो रही होती है, लिखने के तरीके की बात हो रही है, सोच की बात नहीं हो रही है, लिखाई, राइटिंग कैसी है,
उसकी बात कर रहा है। तो कैली ब्यूटीग्राफी लिखना, और क्यूरेटर कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम। और सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ईडियम टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। ठीक है भाई, ईडियम है स्टैब्ड हर इन द नेक। देखो पीठ में छुरा भोगना होता है यार हिंदी में। पीठ में छुरा भोगने का मतलब क्या होता है कि धोखा हो गया आपके साथ, आपके मित्र ने ही, आपके किसी जानकार ने ही आपको धोखा दे दिया, तो स्टैब्ड इन हर बैक होता है, इन द नेक नहीं होता है यार। ये जो ईडियम है ना ये नहीं है, स्टैब्ड इन हर बैक, पीठ पर छुरा भोगना, धोखा देना। ऑल अच्छा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम, ये भी ईडियम का क्वेश्चन है। ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन, द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वॉज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 months हैज फेल्ड एंड वी आर। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन उसने लिखा है अराउंड द बेंड। अराउंड द बेंड का मतलब होता है एक तरीके से आपको बहुत गुस्सा आ गया और आप गुस्से से बिल्कुल पागल हो रखे हैं। ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर का मतलब है आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए, सब कुछ करा और उसी पॉइंट पर जैसे सांप सीढ़ी होता है, सांप सीढ़ी में आप खेल खेलना शुरू किया, खेलते गए और 99 के पास जाके सांप ने काटा और वापस आप स्टार्टिंग पे आ गए, तो यह बैक टू स्क्वायर वन, ये कहने का मतलब। तो आप वापस पुनः शुरुआत पे आ गए, अब आपको फिर से शुरुआत से वो चीज करनी पड़ेगी, वो है बैक टू स्क्वायर वन। फिर है ऑल इन द सेवेंथ हेवन, मतलब आप बहुत खुश हैं इस समय, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपको, क्लाउड 9 पे हो आप इस समय, इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, उसे बोल रहा है वो, ऑल इन द सेवेंथ हेवन, बहुत ज्यादा खुशी। और ऑन द फ्लाई, ऑन द फ्लाई का मतलब बन जाता है, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको तो ऑन द फ्लाई का मतलब है, फ्लाई का मतलब देखिए कुछ इतना याद रखिएगा, उड़ने का सेंस मत रखिए, सिंपल भाषा में अगर तुम्हें बोलूं तो ऐसे रखो, डू इट क्विकली ऑन द फ्लाई। तो अब देखो, ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन, मैंने जितना भी प्रयास किया वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वॉज वर्किंग, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, फॉर द लास्ट 2 months हैज फेल्ड एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। फेल हो गया और हम वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां से हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। सिंपल आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 34th। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। ठीक है भाई, रमन एट द केक, रमन ने केक खाया, ईट एट ईटन, तो ये ठीक है। एंड एक्सक्लेम्ड, रमन एक्सक्लेम्ड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। अब देखिए यहां पे आपको एडवर्ब का, और या समझिए एडवर्ब और एडजेक्टिव में एक कॉमन रूल चलता है, और वो कॉमन रूल ये है कि जब भी तुम्हारे पास कौन सी क्रियाएं हैं, टेस्ट, स्मेल, थिंक, फील, हेयर, यानी इसको अगर मैं बात करूं तुमसे, तो ये अंग्रेजी भाषा में एक्टिव एक्शन की तरह तब नहीं मानता जब ये एक सेंस, अगर तुम्हें सिंपल भाषा में बोला जाए तो इंद्रियों पे जब काम कर रही होती हैं, तो इन्हें एक्टिव क्रिया की तरह नहीं मानता बल्कि एक एहसास की तरह मानता है। वर्ब ऑफ थिंकिंग, इमोशन, परसेप्शन, ये वाली क्रिया की हेडिंग बनती है अंग्रेजी भाषा में। वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ परसेप्शन, जहां पे हमें प्रतीत होता है, लगता है, एहसास होता है, ये वाले जब भाव व्यक्त करता है शब्द, तो उस परिस्थिति में अंग्रेजी भाषा कहती है कि इन क्रियाओं के साथ आप कभी भी एक क्रिया विशेषण का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर अंग्रेजी भाषा कहती है आप एडवर्ब का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ आप इस परिस्थिति में एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, ये उसने कहा। यानी सिंपल भाषा में कह रहा है, अगर ये इंद्रियों पे काम करने वाली क्रिया आपको दिखे, तो इन इंद्रियों पे काम करने वाली क्रिया को मॉडिफाई कौन करेगा? एक विशेषण करेगा, ना कि एक क्रिया विशेषण। तो यहां पर देखिए, टेस्ट
इंद्रियों पे काम करने वाली क्रिया है और इस क्रिया को मॉडिफाई एडवर्ब नहीं कर सकता, केवल एक एडजेक्टिव कर सकता है, इसलिए स्वीटली की जगह क्या होना चाहिए था? इट टेस्टेड स्वीट। तो स्वीटली इसलिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सोचिए सेंटेंस कुछ ऐसा है, शी sang स्वीटली, तो ये जो sang है ये एक एक्टिव एक्शन है, इंद्रियों पे काम करने वाली क्रिया, एहसास वाली क्रिया की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए इस क्रिया को तो मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब ही करेगा। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब यानी क्रिया को मॉडिफाई करने के लिए क्रिया विशेषण चाहिए। लेकिन अगर क्रिया किस प्रकार की हो? इंद्रियों पे काम करने वाली हो, एहसास की तरह काम करती हो, तो उन क्रियाओं को मॉडिफाई करने के लिए हमें एक विशेषण की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वीटली नहीं होना चाहिए, स्वीटली की जगह स्वीट होना चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, जैसे he looked sad। जब मैंने बोला ही लुक्ड सैड, तो यहां पे लुक का मतलब देखना नहीं है, यहां पे लुक का मतलब है प्रतीत होना। और इस प्रतीत होने वाली क्रिया के साथ मैं एक विशेषण का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैं अगर यहां पे सैडली बोलूंगा तो फिर वो चीज ग्रामेटिकली सही नहीं दिखेगी, कि मैं बोल नहीं पाऊंगा कि ही लुक्ड सैडली। लॉजिकली अंग्रेजी भाषा का नियम ये कहता है। तो इसलिए आपको इन क्रियाओं के बारे में याद रखना है। इंद्रियों पे काम करने वाली क्रियाएं, एहसास वाली क्रियाएं, तो इनको मॉडिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। आई होप यू गॉट द आंसर। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा बन गया भाई? इट टेस्टेड स्वीटली, और वो स्वीटली ना होके स्वीट होना चाहिए। चलिए 35th क्वेश्चन में चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, हमें ढूंढना है एंटोनिम एपैथी। देखिए एपैथी वर्ड पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये एपैथी वर्ड भी ऐसा कंडीशन है जहां पर कहता है नो कंडीशन में ये आदमी कैसा है? न्यूट्रल है ना। तो ये एक तरीके से सिनोनिम बन जाता है किसका? इनडिफरेंट। ये हम पिछले पेपर में भी कर चुके हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था ये पेपर में बहुत आता है। इनडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड, न्यूट्रल, है ना। तो एपैथी एक कंडीशन है जहां पर आदमी यानी इंसान किसी भी कंडीशन में अपने आप को कैसा दिखाता है? न्यूट्रल दिखाता है। तो सिंसियर का मतलब है काम के प्रति समर्पित है। इंटरप्रिटेशन का अनुवाद करने का भाव होता है। इंटरेस्ट में किसी चीज में रुचि लेना है। और इग्नोरेंस का मतलब है आपको उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इग्नोरेंस, यूर अननोन, यूर अनअवेयर, आप उसके बारे में बिल्कुल भी परिचित नहीं है। तो इग्नोरेंस भी हटा दीजिए, बचा कौन? इंटरेस्ट लेना, किसी चीज में रुचि होना। ये आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमें ढूंढना है एंटोनिम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट इडियम टू प्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द सेंटेंस। वी शुड आस्क एमिली टू जॉइन आवर टीम, शी इज एज कीन एज बटर। अब ये जो मुहावरा है, ये मुहावरा सिंपल है, एज कीन एज मस्टर्ड। एज कीन एज मस्टर्ड का मतलब है बहुत ज्यादा उतावला है वो चीज करने के लिए, और कुछ नहीं इसमें। ये मुहावरा ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। स्पेलिंग मिस्टेक है, 12th नहीं होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? TWELFTH, 12th। तो आंसर हमारा सिंपल है, कौन सा? 3rd। He really stinks, smells foul after a hard session at the gym। अब देखिए ये जो है ना स्टिंक्स एंड स्मेल्स फाउल, ये यूके में यानी ब्रिटेन में एक स्लैंग की तरह काम करता है। मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में तो नहीं होता है, पर एक स्लैंग है, मतलब आम बोलचाल में बातचीत कर रहे होते हैं तो उस तरह से काम करता है। तो उसका मतलब जुड़ जाता है पेन एंड इंक से, है ना। तो स्टिंक, स्मेल एंड फाउल का जो इडियम है वो स्लैंग के रूप में कौन काम करता है? पेन एंड इंक काम करता है, ये वाला इडियम। तो उसने बोला था इस शब्द को आप किसके माध्यम से दिखाइए? इडियम के माध्यम से दिखाइए। तो स्टिंक्स एंड स्मेल, तो ये स्टिंक और स्मेल का जो सेंस है वो बदबू का है। किसका है? बदबू, ओडर। कैसा ओडर है? बैड ओडर। फाउल स्मेल है, तो फाउल स्मेल का सेंस किस चीज का? पेन एंड इंक। ये एक स्लैंग में इस्तेमाल होता है यूके में, आम बोलचाल में।
अगला है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनेट आर्टिकल। चलिए इनडेफिनेट आर्टिकल का क्वेश्चन, देयर आर 3 कार्स पार्क्ड आउटसाइड अ मर्सिडीज एंड जैगुआर। ये गलत हो गया, एन आना चाहिए वावल के साथ। वावल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल है। और जब भी वावल का यूज हो हमेशा ये चीज तो चेक कीजिए, लेकिन प्लीज हमेशा साउंड भी चेक कीजिए कि वावल की है कि नहीं है। तभी आप इनके साथ किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वावल में शुरुआत इससे हो रही हो और साउंड भी वावल का हो तभी एन काम करता है, वरना काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ना तो जे वावल है और ना ही उसमें साउंड है, इसलिए गलती पहले में ये है। देयर आर 3 कार्स पार्क्ड आउटसाइड एन मर्सिडीज। समस्या फिर से, ए, ई, आई, ओ, यू वावल्स हैं, साउंड भी वावल की होनी चाहिए तभी एन लगेगा। यहां पर एम जो पहला लेटर है ये वावल ही नहीं है, इसलिए काम नहीं करेगा। देयर आर 3 कार्स पार्क्ड आउटसाइड अ मर्सिडीज, अ जैगुआर एंड ए फिएट। ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है। देयर आर 3 कार्स पार्क्ड आउटसाइड अ मर्सिडीज एंड जैगुआर, फिर वो गलती है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर कौन सा बन गया हमारा भाई? थर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है। और 40th क्वेश्चन अगर हम देखें, चूज द मोस्ट सुटेबल ईडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। रवि हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी इन कॉलेज हॉकी टीम। रवि की बहुत तीव्र इच्छा है कि वो कॉलेज की हॉकी टीम में हो इस साल, एंड ही इज वर्किंग हार्ड, और वो बहुत मेहनत कर रहा है उसके लिए। टू गेन सच स्किल्स, अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हुए इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सके। ही हैज क्लियरली मेड अप हिज माइंड, और उसने अपना ध्यान पूरी तरह से इस बात पे केंद्रित कर दिया है कि उसे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। ठीक, तो ये उसका अनुवाद हो गया। तो अगर हम देखें, ही हैज क्लियरली मेड अप हिज माइंड टू अचीव हिज टारगेट, कहने का मतलब है कि भैया उसने उस चीज पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। सेट साइट्स ऑन, साइट का मतलब नजर है, तो उसकी नजर पूरी तरह से गड़ चुकी है कि मेरे को अपने लक्ष्य को हासिल करना है। टू मूव द गोल पोस्ट, ये जो गोल पोस्ट है यार, अब खुद सोच के देखो, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेलते खेलते अगर तुम्हारे पीछे जो गोलकीपर, तुम्हारा जो गोलकीपर है उसके पीछे से गोल पोस्ट को उठाकर, गोल पोस्ट यहाँ है, यहाँ गोलकीपर खड़ा हुआ है, अब अगर गोल पोस्ट को उठाकर यहाँ रख दिया जाए और गोलकीपर को पता ही ना चले तो तुम तो गोल यहाँ करके चले गए। तो आपने जो तरीका अपनाया गेम जीतने का, ईमानदारी वाला था कि चीटिंग करी आपने, चीटिंग करी ना आपने। टू मूव द गोल पोस्ट, आपने गोल पोस्ट हटा दिया आपने। तो जब आप गोल पोस्ट ही हटा दोगे तो फिर आप सारे अनफेयर तरीके अपना रहे हो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के, तो इसलिए इसकी बात तो हो नहीं रही है। टू राइज टू दी ओकेजन, टू राइज टू दी ओकेजन का मतलब सिंपल भाषा में बन जाता है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति आपके सामने आई, उस मुश्किल परिस्थिति में आपने हार नहीं मानी, बल्कि उस परिस्थिति के अनुसार आपने अपने स्तर को बढ़ाया। मुश्किल परिस्थिति थी, आप घबराए नहीं, बल्कि आपने उस घबराने वाली स्थिति में भी अपने स्तर को बढ़ाया और आपने उस मुश्किल का डटकर सामना किया। टू राइज टू दी ओकेजन। टू मेक दी कट, टू मेक दी कट का मतलब है कि आप क्वालिफाई कर गए, ये क्वालिफाई करने का सेंस है, तो आपने क्या किया? क्वालिफाई कर लिया। तो देख लो भाई, सिंपल भाषा में आंसर कौन सा हो गया? टू सेट साइट्स ऑन। ये था हमारा सीपीओस का शिफ्ट 2 का पहला सेक्शन, और इसके बाद हम इसमें कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर देखिएगा, हमारे बाकी टीम मेंबर्स भी इस पे काम कर रहे हैं, और रीजनिंग जीएस पे आप जरूर इनके एनालिसिस भी देखिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल विजय एकेडमी यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच।